हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अस्पाक। कैसे आप सभी? तो आज आपके सामने बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। आप लोग बोलते सर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में वीडियो बनाइए, तो ये मतलब काफी लॉन्ग चैप्टर है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको पार्ट पार्ट करके बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे पार्ट 1 है और इसमें हम लोग इसके बारे में जिक्र करने वाले, बिकॉज ये ऐसा है कि जब तक आप लेक्चर पूरा सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, और सुनते जाइए, और जहां पे लगे कि ये पॉइंट हमको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद। सबसे इससे पहले आप जाने पढ़े हैं यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े हैं। राष्ट्रवाद के मतलब ये होता है कि लोगों में, जनता में जो है राष्ट्र के प्रति मतलब देश के प्रति जो है भावना पैदा होना, राष्ट्र के प्रति प्यार मोहब्बत पैदा होना कि ये हमारा देश है, इसके लिए हम मर मिटेंगे, जान दे देंगे, यही है राष्ट्रवाद। हर किसी में हर लोग, हर देशवासियों को, चाहे वो किसी भी देश के हो, हर देशवासी अपने देश के प्रति एक राष्ट्रवाद भावना रखता है कि ये हमारा देश है। हर देशवासी चाहते हैं कि हमारा देश का झंडा बुलंद हो, है ना। हर देश, जैसे हम हिंदुस्तानी है, अमेरिकन हो गया, जापानी हो गया, बांग्लादेशी हो गया, पाकिस्तानी, अलग अलग जो देश है सभी लोग अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद होता है। तो इस तरह से भारत में भी राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना हुई, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश रूल यहाँ पे करीब 200 साल तक, 200 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया ब्रिटिश ने। तो इसके बाद जो आजाद हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो भारत में कैसे आजाद हुआ, राष्ट्रवाद कैसे भारत में लोगों में पैदा हुआ, क्या क्या भावनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, आजाद होने में क्या क्या जो भूमिकाएं निभाई बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे तो आप ये समझे कि राष्ट्रीय चेतना का उदय, लोगों में जो है राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ है, राष्ट्र के प्रति जो है ना लोगों में राष्ट्रीय चेतना का, जिस तरह से हिंद चीन में राष्ट्रवाद हुआ था उसी के थ्रू भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ कि कैसे हम इस मतलब जो विवादास्पद जो कार्य करते हैं, अंग्रेज करते हैं, जो कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे खिलाफ होता है, तो उससे कैसे छुटकारा पाएंगे, उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ लोगों में। आपको पता है कि 1857 की जब युद्ध हुआ था उसी टाइम से लोगों में सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना जागना शुरू हो गया। वो समझ लो कि चिराग था जो मंगल पांडे ने मेरठ की जमीन पर एक चिराग मतलब शुरू किया था। ठीक है, मेरठ की जमीन पर मंगल पांडे ने, तो वहां से शुरू हुआ 1857 की जो क्रांति शुरू हुआ है। इसमें हर जगह के लोग, हर रियासत के लोग, बिहार के, लखनऊ के, आपका महाराष्ट्र के, मतलब हर जगह के, हिंदुस्तान के जो लोगों ने हिस्से भाग लिए इसको, और इसको उठाया। ठीक है, लोगों में भावना पैदा किया। तो यही 1857 से जो है लोगों में राष्ट्र के प्रति भावनाएं शुरू हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का शुरू हो गया। जिस तरह से आप इसके बाद मतलब बहुत सारे संस्थाओं का मतलब यहाँ पढ़ेंगे, इसका जिक्र राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय के उदय के कारण क्या क्या बना, मतलब जो राष्ट्रवाद जो चेतना जो पैदा हुआ लोगों में, तो क्या क्या हुआ, जो धार्मिक आंदोलन चलाए गए, बहुत सारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाए गए, जो प्रेस वगैरह हो उसके लिए, उससे भी हुआ है कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ, आर्थिक कारण हुआ है, आपका सरकार जो गलत नीति किया उससे भी लोगों में जो राष्ट्रवादी का भावना जगा है, राजनीतिक संस्थाओं का मतलब स्थापना हुआ है, राजनीतिक प्रशासनिक का एकीकरण हुआ, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, तब जाकर के मतलब लोगों में भारतीय मतलब जागा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। गांधी युग ने, आपको पता है गांधी युग 1919 से 1947 के बीच गांधी युग कहा जाता है, 1919 से 1947 के बीच, 1919 से 1947 का जो युग है उसको गांधी युग कहा जाता है। ठीक है, तो इस दरमियान आपको पता है कि गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा को लेकर के चले थे, और उसी के बलबूते पर इन्होंने ये हमारा भारत देश को स्वतंत्र करवाया। उनमें बहुत सारे रहनुमाओं का, नेताओं का हाथ है, और इनका जो 3 जो अहम आपका आंदोलन है, जैसे कि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब इसका 3 बहुत ही मुख्य आंदोलन है गांधी जी के, जिसके थ्रू जो ऐसा किया। अब आप यहाँ पे बात करें कि जो भारत पहले जो है, आपको पता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत बहुत काफी रियासतों में बटा हुआ था, बहुत सारे रियासतों में बटा हुआ था।
हर जगह जो अंग्रेजों का वहां पे अधिकरण चल रहा था, अंग्रेज लोग वहां पे जमाए हुए था, लेकिन गलत नीतियों के कारण, गलत व्यवहार के कारण, सताए जाने के कारण लोगों में एक भावना पैदा हुई। जैसे 1857 से शुरू हुआ और वहां से बहुत सारा विद्रोह भी हुआ। जैसे आपको पता है कि संथाल विद्रोह हुआ, मेरठ विद्रोह हुआ, नील विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह हुआ 1857 के बाद, तब लोगों में जागृति पैदा हुआ। अब एक सवाल बनता है आपका, लॉन्ग सवाल ये बन जाता है एग्जाम में। अब तो लॉन्ग सवाल आते हैं लेकिन वहां पे एक लॉन्ग सवाल ये भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, ये लॉन्ग सवाल भी जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कोशिश कीजिए समझने का। सबसे पहले तो आर्थिक कारण है ना, भारतीय राष्ट्र में जो उदय का जो कारण हुआ उसका सबसे बड़ा क्या है, आर्थिक कारण है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकारी नीतियां, ऐसी सरकार ने नीतियां लाई जो कुटीर उद्योग हो, आपका कृषि जो है, कृषि का जो उद्योग, कृषि का जो काम किया जा रहा है उस पर भी इफेक्ट पड़ा। आपका नकदी फसल, किसानों को अलग अलग तरह का जो किसान फसल उठाते थे उस पर अत्याचार हुआ। तो इस तरह से जो किसान, चूंकि वहीं से मेन शुरू होता है ना, किसान से शुरू होता सारा कुछ, क्योंकि जानते हैं अर्थव्यवस्था जो पूरा कृषि पे डिपेंड होता है हिंदुस्तान में, भारत में खास करके। तो किसानों पर जुल्म होना, उससे जबरदस्ती जो मन चाहे वो फसल उगाना, या तो फिर ये अच्छा नहीं तो इसको बाध्य कर देना, है ना, टैक्स कम करना, उसका टैक्स ज्यादा वसूलना, इस टाइप का जो है ना काम किया गया। आपका आर्थिक का हुआ तो फिर आर्थिक कारण उत्पन्न हो गया, लोगों में आर्थिक स्थिति कमी हो गई, मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने, जाहिर सी बात जब कल कारखाना बंद हो जाएगा, कुटीर उद्योग बंद हो जाएगा, लोग जो रोजगार करें वो सब बंद हो कर दिया गया, तो आर्थिक कारण पैदा हो गया, बेरोजगारी पैदा हो गया लोगों में। तो फिर इस तरह से एक लोगों में एक भावना जगा, नहीं यार ये सही नहीं काम कर रहा, हमको दूसरा नेता चाहिए, हमको दूसरा देश चलाने वाला चाहिए। इस तरह से एक अपने आप में एक जज्बा पैदा हुआ लोगों में। तो इस तरह से आर्थिक कारण भी इसका एक बना है कि राष्ट्रवाद जो पैदा हुआ लोगों में। तीसरा है आपका अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि भारत में एक मैकाले नाम का एक तो अंग्रेज था जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो इसमें आपका राजा राम मोहन राय का भी योगदान है। तो देखो, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार जब हुआ है तो लोगों में अंग्रेजी की भावनाएं जगा, लोग अंग्रेजी पढ़े, और जब अंग्रेजी के बारे में पढ़े हैं, अंग्रेजी जाने हैं लोगों में, अंग्रेजी के बारे में जाने हैं, तो वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, जैसे कि रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब के बारे में जान गए। यानी कि जब चूंकि वहां की किताबें जो छपी है, जब अंग्रेज के बारे में छपा, अंग्रेजी शिक्षा जब प्रचार प्रसार हुआ अंग्रेजी शिक्षा, तो लोगों में लगा कि हम अंग्रेजी जाने। जब लोग अंग्रेजी जानना शुरू हुआ तो फिर अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा, रूस में स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा, फ्रांस में कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा, आपका गैरीबाल्डी के बारे में जाना, रूसों के बारे में जाना, वाल्डेयर के बारे में जाना, मेजनी के बारे में जाना कि इन्होंने अपने देश के खातिर कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे योजनाएं बनाए। तो एक क्रांतिकारी दार्शनिक लोगों के बारे में जब पढ़े तो एक ऐसा मतलब भावना जगा है कि यहाँ भी हम लोग भी यहाँ पर जो है इन जो जुल्म करने वाले जालिम है उसको यहाँ से गद्दार को मार के भगाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होना मतलब बहुत ही अच्छी बात है। अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार हुआ है तो लोगों में हर कुछ इसके बारे में जाने, अलग अलग देश के बारे में पढ़ें, किताब पढ़ें, जाने वहां के लोग के बारे में कैसे कैसे इन लोगों ने मतलब जो दुश्मन थे उनको कैसे हटाया, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, ठीक है, इस टाइप का, फ्रांस का उदय कैसे हुआ, एकीकरण कैसे हुआ जर्मनी का, ये सब के बारे में पढ़े हैं। तो एक भावना जगा उसमें देशभक्ति का, अपने जैसे यूरोप में देश राष्ट्रवाद, तो यूरोप वासियों में जगह था राष्ट्रवाद, उस तरह जब पढ़ा तो यहाँ के भी लोगों में एक भावना पैदा हुआ। फिर आता है मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का जब अंग्रेजी शिक्षा जब प्रचार प्रसार होने लगा तो मध्यम वर्ग में जैसे कि आपका डॉक्टर हो, वकील हो, टीचर हो, ये सब मध्यम वर्ग का आने लगा। तो इसमें क्या मतलब ये जो मध्यम वर्ग था तो ये करते क्या थे, जब अंग्रेजों के अंदर थे, यानी कि जैसे जो डॉक्टर थे, जो वकील थे, जो शिक्षक थे, तो जब मध्यम वर्ग में मतलब जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ था तो वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, मतलब उसमें हाँ में हाँ हिमायत कर रहे थे, हिमायत समर्थन दे रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ तो जाना कि यहाँ ऐसे ऐसे है, यहाँ ऐसा हो रहा, तो जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, तो जाहिर सी बात अंग्रेजी जानना शुरू हुआ, अंग्रेजी जानने की उसमें क्षमता पैदा हुआ, तो जाना उनके बारे में, उनके जो पत्रिका जो छपता था, उनका जो काम काज होता था अंग्रेजी भाषा में, तो उस तरह से जब देखा
तो लगा कि ये जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसके विरोध में भी ये जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो शिक्षक थे, जो डॉक्टर थे, जो टीचर थे ना, जो वकील थे, वो सरकार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने भी आवाज उठाने शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप लिखेंगे मध्यम वर्ग का उदय हुआ, है ना। साहित्य और समाचार पत्र बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पे है, इसका रोल जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। साहित्य और समाज, जिसको लिटरेचर कहते हैं ना, साहित्य और समाचार पत्र, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके माध्यम से लोगों में साहित्य के बारे में, साहित्य पढ़ा, समाचार पत्र पढ़ा, समाचार पत्र पढ़ने से लोगों में एक भावना पैदा हुआ कि कैसे कैसे किया जाना चाहिए। आप समाचार पत्र में जैसे हिंदू हो गया, हिंदू पैट्रियट हो गया, आजाद हो गया, इस तरह के समाचार पत्र उस टाइम निकला करता था। और फिर आप देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया, आपका क्या नाम है, आपका रविंद्रनाथ ठाकुर हो गया, ये सारे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना एक साहित्य निकाला। और एक और नाम आता है अल्ताफ हुसैन हालिक आता है। इन्होंने मतलब ऐसे बड़े बड़े जो दार्शनिक थे, लोग थे, इन्होंने अपना जज्बा, अपना तजुर्बा क्या होना चाहिए देश के प्रति, लोगों में एक जागृति पैदा किया, राष्ट्र भक्ति का जो है ना एक भावना पैदा किया दिलों में, ताकि इसको पढ़ करके पेपर में, आजकल में पेपर में आप लोग देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उसके बारे में छपता है, वो कुछ लिखते हैं राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, लिखते हैं कि क्या अच्छा हो रहा, क्या बुरा हो रहा। तो उसी तरह से जब राष्ट्रीय ये जो मतलब साहित्य और समाचार पत्र का जब इसके थ्रू जब हुआ, तो उन्होंने इसके थ्रू से लोगों में पहुंचाना शुरू किया, है ना, कि लोग ये पढ़े, ये जाने कि यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या गलत है, क्या सही है। तो इस तरह से साहित्य और समाचार पत्र भी आपका भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय होने का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करता है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आपको बता दें कि सामाजिक धार्मिक सुधार मतलब समाज के अंदर जो धर्म में बटे हुए थे, अलग अलग बटे हुए थे लोग, जो जात पात टाइप का कर रहे थे, तो उसमें धर्म में क्या क्या गड़बड़ी हो रहा था, आपसी जो नफरत पैदा था, तो उसके सुधार के लिए आपको बता दें कि जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय, और आपको जैसे आर्य समाज की स्थापना आपको स्वामी आपका दयानंद सरस्वती हो गए हैं, फिर रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद हो गए, इस तरह से प्रार्थना समाज राम पांडुरंग हो गए। ये सब जो है धर्म सुधार आंदोलन चलाए, और धर्म सुधार आंदोलन चला करके जो धार्मिक जो लोग थे, उनमें एक यानी कि धर्म के प्रति भी उनको जागृत किया और देश के प्रति भी जागृत किया, समझे, धर्म के प्रति भी जागृत किया, उसको विकास किया कि धर्म क्या है, क्या गलत है, किस तरह से लोगों में पेश आना चाहिए। तो इस तरह से उनमें पैदा किया, भावनाएं पैदा किया, और जो देश के प्रति क्या हमको रोल आना चाहिए, हर धर्म में क्या सिखाता है, धर्म में क्या गलती है, उसके लिए इन्होंने बहुत सारा, इन लोगों ने राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर हो गया, और अपना रामकृष्ण मिशन के जैसे कि हो गया स्वामी विवेकानंद हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ये सारे लोगों ने धार्मिक आंदोलन चलाए और बहुत अच्छा योगदान इनका भी रहा। नेक्स्ट आपका प्राचीन संस्कृति के ज्ञान। प्राचीन संस्कृति, जब लोगों ने प्राचीन संस्कृति के बारे में जाना, तो वहां पे आपका ये क्या नाम है, जैसे कि विलियम जोन्स के बारे में जाना, मैक्स मुलर के बारे में जाना, उनके बारे में पढ़ा, तो उनको पढ़ने के बारे में बाद भी हम इन लोगों के बारे में जो है देश के प्रति जो एक राष्ट्रीयवाद का भावना पैदा हुआ। फिर आपका नेक्स्ट आपका आता है जी प्रजाति विभेद नीति, बहुत खतरनाक ये था प्रजाति विभेद नीति। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने इसमें ज्यादा मतलब प्रजाति विभेद नीति जो अंग्रेजों ने अपनाया था, ये काफी क्रूरता था, काफी विवादास्पद कार्य था। इसमें ऐसा काम होता था कि काले गोरे यानी कि हिंदुस्तानी लोग को या तो काले बोल रहे थे या तो देसी बोला जाता था, तो अच्छा नहीं लगता था। और ये ऐसा रूल यहाँ पे था कि अंग्रेज का जो यूरोपियन होता था वहां क्लब में जाने से रोका जाता था। रेलगाड़ी जो डिब्बे होते थे, जो फर्स्ट क्लास का जो ट्रेन गाड़ी सीट होता था, जो डिब्बा होता था, उसमें भारतीयों को बैठना प्रतिबंध कर दिया था। और यहाँ तक कि तो ये भी कर दिया गया था कि जिस बॉगी में अंग्रेज रहेंगे उसमें भारतीय नहीं बैठ सकते। तो यहाँ तक इसका सामना गांधी जी को भी करना पड़ा था, है ना। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे प्रजाति नीति। और यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे कि अगर कुछ गलत कुछ अपराध काम हो गया, जिसमें कि या कुछ झगड़ा फसाद हो गया, जिसमें कि भारत और अंग्रेज से, है ना, आपसी कुछ गड़बड़ हो गया, तो अगर सुनवाई करना होता था तो सजा भारतीयों को ज्यादा सजा मिलता था, और अगर जो विरोध जो अंग्रेजों होता था उसका कम सजा मिलता था। दूसरी बात ये था कि
जो भारतीय जो न्यायाधीश होते थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आप सुनवाई नहीं कर सकते थे। ऐसा ऐसा रूल यहाँ पे लगाया था, यानी कि भेदभाव की भावना पूरी तरीके से कूच कूच कर भरा हुआ था सभी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे परीक्षा का एग्जाम जो होता था, सरकारी नागरिक सेवा में भी भारतीयों का प्रवेश पर बात की, इसको सरकारी एग्जाम में नहीं बैठा जाएगा। जो भारतीय सेवा मतलब समझ रहे हैं, जो सिविल सेवा, भारतीय सेवा, जो IAS, DM, SP, उस टाइप में भी भारतीयों को बैठने के लिए इजाजत नहीं मिलता था। तो इस तरह से यहाँ पे कितने सारे मतलब प्रतिक्रियाएं किया, विवादास्पद कार्य किए, तो लोगों में बोली कैसा भावना पैदा। आप इस देश में रह रहे हैं, अपना ही देश में रह रहे हैं, और अपने देश में रह करके अगर दो बीच में टकरार होता है तो अंग्रेज लोग, जो अंग्रेजों का अपना जो खिलाफ, अपना जो लोग है उन लोग का, उसको कम सजा मिल रहा है, जो भारतीय लोग को कम ज्यादा सजा मिल रहा है। और दूसरी बात है कि उन लोग का सुनवाई भी भारतीय लोग नहीं कर सकता था, भारतीय जज नहीं कर सकता था। एग्जाम में प्रॉब्लम होता था, नौकरियां मिलने में दिक्कत होती थी, भारतीय सरकारी सेवा में भी उन मतलब भारतीयों को जगह नहीं मिलता था। इस तरह से भेदभाव की भावना जब फैला तो लोगों में इतनी सारी मतलब क्रूरता पैदा हो गया, लोग कि उससे नफरत करने लगे, और एकदम झुंझलाहट सा लगा कि हमको एकदम आजादी चाहिए, तो चाहिए, हम लेके रहेंगे आजादी, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से लोगों में एकदम भावना जगा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, प्रजाति विभेद नीति हुआ, है ना। राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण बहुत अच्छा है, इसका है कि राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। इसमें क्या हुआ ना कि आप अंग्रेजों के बारे में जानेंगे यहाँ पे कि लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी के बारे में। यहाँ पे इन्होंने इस टाइप का जो काम किया, जो कि बहुत क्रूरता वाला काम किया, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी तो एक अच्छा काम किया कि रेलवे लाइन जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, भारत में, वो रेलवे लाइन बिछाने का काम डलहौजी ने किया है। और आपका जो डाक वगैरह, डाक तार होता था जिससे हम एक दूसरे से संचार कर सकते थे, तो डलहौजी ने एक कदम उठाया। तो इससे तो एक फायदा हुआ ये भारतीयों को कि यहाँ का खबर वहां पहुंचने में आराम होता था, आने जाने में सुविधाएं होती थी, क्योंकि रेलगाड़ी जब, बस तो दूर की बात है, रेलगाड़ियां की जब स्थापना कर दी तो ये लोग पैदा हुआ। सब दूसरी बात हुआ कि संचार के साधन पैदा हो गया जब डाक तार की जब स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे डलहौजी, यहाँ पे तो बता दिया हूं आपको। 1857 जो महारानी विक्टोरिया था, उन्होंने 1857 में जब युद्ध हुआ था, महारानी विक्टोरिया ने पूरे भारत को एक अपना अधिकरण में कर लिया, और पूरा का सभी का राजनीतिक एक कर लिया। पूरा देश यानी कि पूरा मुल्क, सभी जितना रियासत है, सभी का एक नेता होगा, एक राजनीतिक होगा। इस तरह से प्रशासनिक कार्य करना शुरू हो गए। पहले तो अलग अलग होते थे, इसका अलग, इधर का अलग, इसका अलग, क्षेत्रीय टका बटा, लेकिन 1857 के बाद जो है पूरा एक कर लिया। ठीक है, उसको बोला राजनीतिक एवं प्रशासनिक का एकीकरण। जितना राजनीतिक था सबको एक कर लिया, एक होगा, और प्रशासनिक भी एक कर लिया। तो यहाँ पे इन्होंने फिर इस तरह से कदम उठाया, तो संपूर्ण स्थानीय यहाँ पे लोगों में जो पैदा हुआ, जो भावना पैदा हुआ कि ये गलत हो रहा, सबका राजनीतिक एक होगा, कौन गलत कर रहा, कौन सही कर रहा, इसके खिलाफ मतलब आवाज उठाना भी मुश्किल पड़ रहा था। तो यहाँ पर एक ये भी कारण बन जाता है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। सरकार की प्रतिगामी नीतियां, ये भी बड़ा खतरनाक है। सरकार ने जो प्रतिगामी नीतियां अपनाई थी, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन के बारे में। तो लॉर्ड लिटन ने 1800 यहाँ पर इसका डेट आ जाएगा 1878 में। ठीक है, 1878 में लॉर्ड लिटन ने एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। उसमें होता क्या था कि जो प्रेस जो छपता था, जो समाचार पत्र छपता था, उसमें प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कि वो भी करता था कि अगर मतलब अंग्रेज सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा, नहीं तो कुछ उसमें बोलना नहीं है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ, जैसे कि पत्रकारिता, यहाँ पे तो देख रहे समाचार पत्र का हो गया था, यही प्रेस है ना, तो समाचार पत्र, तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड लिटन ने, यानी कि जो उस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं कहना है, इस तरह का। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया। और आप यहाँ पे बता दें कि राजस्व वसूली कर लिया। आर्म्स एक्ट लाया, आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स एक्ट यानी कि हथियार को, आर्म्स एक्ट इसको कहते हैं, आर्म्स एक्ट, यानी कि लोग जो है हथियार भी नहीं रख सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर रूल लाया, तो लोगों में इस तरह की भी कुछ नीतियां पैदा हुआ। फिर आपका लॉर्ड लिटन, एक लॉर्ड लिटन के बारे में आता है। तो लॉर्ड रिपन के बारे में एक क्या आता है कि जब देश में जब लोग भूखे थे, जब भूखे मर रहे थे, बेरोजगार था, अकाल पड़ गया था एक बार, तो लॉर्ड लिटन ने इतना विवादास्पद कार्य किया। उन्होंने क्या किया, दिल्ली दरबार में
दिल्ली दरबार में उन्होंने क्या किया कि पानी के जैसा धन बहाया। हालांकि वहां जनता क्या हो रहा, भूख से मर रहा है, अकाल आया हुआ, लेकिन उसको मदद नहीं कर रहा है, और पानी के जैसा जो है धन बहाया आपका दिल्ली दरबार में। तो इस तरह से ये बहुत ही विवादास्पद कार्य इसका रहा है। इल्बर्ट बिल भी लाया था। इस बिल के तहत मतलब क्या था कि भारतीय जो आपका न्यायाधीश था उनको भी बोला गया था कि यूरोप में जो मुकदमा हो रहा है यूरोप वासियों के साथ, उसका भी मुकदमा जो भारतीय न्यायाधीश ही करे। ये एक इल्बर्ट बिल लाया था, लॉर्ड लिटन लाया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन लाया था इल्बर्ट बिल। तो इस तरह से तो यूरोप वासियों ने भी इसका विरोध किया, भाई कि मेरा मुकदमा भारतीय क्यों करेगा, है ना, मेरा मुकदमा भारतीय क्यों करेगा। तो इस तरह से ये भी, तो फिर उन्होंने विरोध किया, तो फिर इसको वापस भी लेना पड़ा। तो ये भी एक बड़ा कारण बन रहा। और आप यहाँ पे देखें राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। इसके बाद आप ये भी जाने कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे बात आएंगी कि जो सरकारी प्रतिगामी हुआ तो फिर विश्वविद्यालय पे भी रोक लगाया, है ना, विश्वविद्यालय पे भी रोक लगाया। आपका जो 1905 में बंगाल का विभाजन भी कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो लोगों में यहाँ पे उसका विरोध किया, जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया था। वही 1905 में बंगाल जो विभाजन हुआ था, लोगों में आक्रोश पैदा हुआ कि बंगाल विभाजन क्यों हो रहा। तो इस तरह से आपका बहुत यहाँ पे खतरनाक रहा। और फिर उसी दरमियान 1907 में उसी दरमियान में कांग्रेस का भी विभाजन हो चुका था 1907 में, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे बातें हैं। और नेक्स्ट आपका है कि राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान मतलब कि जगह जगह जो राजनीतिक संस्थाएं बनने लगे, जैसे कि आपको पता है कि आपका बम्बई एसोसिएशन हो गया, आपका लैंड होस्ट सोसाइटी हो गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, और ये मुंबई में हुआ था, आपको पता है। और इसका A.O. ह्यूम था, इनके स्थापना करने वाले A.O. ह्यूम, और इसके जो अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। तो ये जो है मतलब राजनीतिक संस्था का भी बहुत बड़ा योगदान रहा लोगों में इस तरह से भारतीय राष्ट्र भक्ति की भावना को जागृत करने के लिए, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। अब इसके बाद आपका गांधी युग शुरू हो जाता है 1900। आपको पता है गांधी जी के बारे में डिटेल से पता है कि वो 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। गुजरात में पोरबंदर एक जगह है ना। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है वगैरह तो जानते हैं आप। तो उनके पिताजी आप जानते हैं कि राजकोट मतलब करमचंद गांधी जो थे वो जो राजकोट में थे, है ना, दीवान थे। 1800 मतलब जब प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने खत्म कर ली गांधी जी, तो फिर चले गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए। वहां पे बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े और 1893 में वहां से इंग्लैंड से आए 1893 में। और आ करके जो है उन्होंने जो है 1893 में 1891 में अंग्रेज से इंग्लैंड से गांधी जी भारत आए। और 2 साल बाद 1893 में अंग्रेज जो है गांधी जो है वहां पे मुंबई में एक वकालत का काम करने लगे। फिर किसी केस के दरमियान जो है कुछ केस वगैरह हुआ तो उसको फिर है जो वहां पे जाना पड़ा आपको दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा तो वहां पे देखा कि लोग यहाँ पे रंग विरोधी टाइप का एक चल रहा है। लोग वहां पे काले गोरे का नफरत है ना, काला गोरा जानते होंगे, मार्टिन लूथर का नाम सुने होंगे। तो ये मतलब वहां देखा कि यहाँ भी गोरे काले का चल रहा है तो एक क्या किया जाए। और भारतीय प्रवासी भी वहां पे निवास कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी ने एक तरकीब सोचा कि क्या किया जाए, क्या इसको हटाने के लिए क्या किया जाए। तो सोचा कि एक सत्याग्रह चलाया जाए। सत्याग्रह एक उसके माइंड में आया कि सत्याग्रह चलाया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा अस्त्र है। इसके माध्यम से हम जो है ना बड़े से बड़े दुश्मन को भी गिरा सकते हैं। और गांधी जी के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनको मानना था कि कोई चीज को अगर मतलब जो सच्चाई की अगर जीत करना है ना, सच्चाई की अगर उसको जीत हासिल करना है तो ऐसे नहीं है कि वो शक्ति की जरूरत हो, शारीरिक शक्ति की जरूरत हो। सत्य और अहिंसा के अगर बल पे अगर चले, जो शत्रु है उसके खिलाफ जो मेरे साथी है सभी साथियों को सत्य पे अगर ले चले और अहिंसा, हिंसा नहीं, मार काट नहीं करना है। जो भी काम हो एकदम अहिंसा से हो, हिंसा से नहीं अहिंसा से हो, प्यार से हो, मोहब्बत से हो, तो वो भी काम जीता जा सकता है, सिर्फ शक्ति से ही नहीं। ये गांधी जी ने उपदेश दिया है। और ये भी बताया कि सत्याग्रह जो है दुर्बल का नहीं बल्कि सबल का है। सत्याग्रह मतलब ये हुआ कि कोई खास लोग का नहीं है,
सभी लोग के लिए सत्याग्रह यहाँ पे काम कर सकते, कोई भी काम हो। और यही इसका मतलब गांधी जी का रहा कि हर काम में, हर जगह गांधी जी सत्य और अहिंसा का पाठ अपनाता गया। और आपको पता है जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी भारत लौटे, तो 1915 में लौटने के बाद आपको दक्षिण अफ्रीका से एक अवार्ड इसको मिला था, जिसका नाम है आपका एम्बुलेंस अवार्ड टाइप का नाम है, उसको गांधी जी को मिला है। और फिर अंग्रेज की तरफ से एक अवार्ड मिला जिसको बोलते हैं कैसरे हिंद, है ना, कैसरे हिंद, इसको अवार्ड मिला था गांधी जी को जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी उन्होंने लौटा था, तो आपको उस टाइम जो है मतलब लौटने से पहले मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो चुकी थी 1906 में, कांग्रेस का विभाजन भी हो चुका था 1907 में, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना भी किया था, आयरलैंड से प्रेरित हुआ है। उस वहां से होकर के जो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था। इतना सारा काम लगभग हो चुका था। उस टाइम गांधी जी को कोई जानते भी नहीं थे कि गांधी जी कौन हुए, लेकिन यहाँ पे भारतीयों को पता था कि गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में एक अहम कदम उठाया है, वहां पे हिंदुस्तान, ये जो प्रवासी लोग थे, जो भारतीय प्रवासी थे, उनको हक दिलाया, वहां पे उनको सुविधाएं दिलाया है, ये लोग को पता था। लेकिन उतना फेमस और कद्दावर दिग्गज नेता नहीं थे गांधी जी, उस टाइम बने थे। तो इस तरह से धीरे धीरे गांधी जी को सबसे पहले जब कैसरे हिंद वगैरह मिला, तो सबसे पहले गांधी जी को 1916 में गांधी जी को सबसे पहले भाषण देने का मौका मिला, सबसे पहले भाषण देने का। और वो कब, जब आपका हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना करने वाले थे मदन मोहन मालवीय जी, तो वो उस दरमियान जो है वहां पे उसको भाषण देने का पहला जो है वहां पे मौका मिला, बोलने का मौका मिला। और गांधी जी ने बहुत ही अहम बात बताई है कि ये जो आप जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो राष्ट्रवाद का सब में भावना पैदा हो रहा, तो किसी कुछ लोगों के लिए नहीं, मतलब कुछ लोग मिल करके अगर कर लें, भारत को आजाद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जन साधारण इसमें चाहिए, पूरे लोग का सहमति चाहिए, सभी लोग यहाँ पे साथ देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम आगे जा रहे हैं तो पीछे पीछे जनता भी साथ में होना मांगता है, तब जाकर के ये सफल हो पाएगा। तो कहने को लगे कि कोई भी अगर आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी सत्याग्रह कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक खास लोग के रहने से नहीं होगा, या कोई नेता है तो रहने से नहीं होगा, जन साधारण है, पूरा साधारण, पूरा जनता का वहां पे समर्थन चाहिए, तभी वो काम हो सकता है। इसके बाद आपको पता है कि 1917 में गांधी जी सबसे पहले भारत में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है चंपारण आंदोलन, है ना, जिसमें नील की खेती के लिए वहां पे अंग्रेज लोग प्रेशर करते थे, किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और आपको पता होता है कि नील की खेती मतलब ऐसी खेती होती थी जी कि अगर उस जमीन पर अगर नील की खेती हो जाए तो फिर दोबारा कुछ फसल नहीं उगा पाते थे। सोचिए कितना मतलब खतरनाक ये चीज है कि अगर एक बार नील की खेती कर दे जमीन पर तो दोबारा फिर ना तो धान उगेगा ना गेहूं उगेगा, तो बताइए किसान तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन उससे जबरदस्ती 3 कठिया रूल अपनाया जाता था, 3 कठिया, यानी कि एक कट्ठा में आपका 20 धुर होता है, तो 20 धुर में 3 कट्ठिया मतलब रूल अपनाया जा रहा था कि 3 कट्ठा मतलब उसको बाकी सारे लोग अंग्रेज, यानी 20 कट्ठा में 20 भाग में 3 भाग मिलता था, 3 भाग का मुनाफा मिलता था किसानों को, बाकी भाग अंग्रेज अपने। तो एक तो ये जुल्म हो रहा था, दूसरा जुल्म तो ये था कि खेत वगैरह जो करता था तो उसका भूमि भी जो होता था वो बंजर हो जाता था भूमि। तो इस तरह से वो रूल अपनाया। तो गांधी जी को जब पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और चंपारण आंदोलन शुरू किया, और वही सत्य और अहिंसा की नीति अपनाया और फिर उसको भी खत्म करवाया। और 1918 में भी खेड़ा का आंदोलन हुआ था, है ना। अहमदाबाद में जो है मजदूरों के साथ खेड़ा आंदोलन, मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसके लिए उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया था। तो फिलहाल इस वीडियो में देख रहे इतना सारा हम लोग पढ़ लिए हैं, आपको जानकारी दिए हैं जो मेरे से हो पाया है, इतना मैं बताऊं कि इसका राष्ट्रवादी के उदय के कारण ये सब था। तो इससे देखो बात को रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आप किताब खोलें, उसको पढ़ें और उसको समझिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन लिखते हो और सभी के बारे में अगर 5-5 लाइन लिखते हो, 5-5 लाइन लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट यहाँ पे है, अगर सभी के बारे में 5-5 लिखते हैं तो 9-5 45 लाइन होता है। 45 लाइन बोले तो 1 पेज 2 पेज आराम से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से काफी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कम से कम 200 वर्ड होना जरूरी है, 200 से 250 वर्ड होना जरूरी है 10 नंबर सवाल के लिए। तो इस तरह से आप जाने कि ये सब होने के कारण जो है राष्ट्रवादी
भावना जो है दो लोगों में पैदा हुआ। और गांधी जी के बारे में मैं बताया हूँ। अभी और हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो ये ट्रेलर हुआ है, अभी पूरा फिल्म बाकी है, ठीक है। तो पूरे अभी कहानी पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 8, मेरे ख्याल से अच्छा 4-5 वीडियो इस पे बन सकता है, बिकॉज हमको अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या होता। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लास्ट करता हूँ वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक करना, और कुछ अगर सीखे इसमें से तो आप नोट जरूर करना, उसको नोट कॉपी में जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।